स्टडी आईक्यू, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया की जो दो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, रशिया और इजराइल, आप अगर इंडिया में किसी से पूछ लीजिए कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क इंटरनेशनली कौन है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग वोट करेंगे या तो रशिया को या तो इजराइल को। मैं मासिस की बात कर रहा हूं ओवरऑल। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये दोनों देश ही एक दूसरे के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल फोरम्स में बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और अब रशिया ने तो ये भी कह दिया है कि इजराइल पर सैंक्शंस लगाने की आवश्यकता है। यहां पे आप देख पाओगे, रशिया कॉल्स ऑन द यूनाइटेड नेशंस टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन इजराइल। और सैंक्शंस के पहले रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन, इन्होंने इजराइल की डिसरिस्पेक्ट भी करी है। ये जो एक छोटी सी वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग चल रही है। जो इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन, ये भी मौजूद हैं। ये अपनी तरफ से सफाई देंगे कि इजराइल जो भी कर रहा है गाजा में और जगह, उसके पीछे रीजन क्या है। नाउ अब आप एक बात नोट करना, जैसे ही इजराइल की बोलने की बारी आएगी ना, उससे पहले ही जो रशिया के एम्बेसडर हैं टू द यूएन, ये खड़े होकर चलना स्टार्ट कर देंगे। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही बड़ा साइन होता है डिसरिस्पेक्ट का, कि हम आपके कंट्री की आवाज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि आप जो बोल रहे हो वो हम सुनेंगे भी। अब ये जो फुटेज है, यहाँ पर देखो, ये आप नोट कर रहे हैं, ये रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये खड़े हो गए हैं इजराइल के बोलने से पहले। Thank you, Madam President. Madam नाउ इजराइल ने ऑब्वियसली अपनी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट करी। पहली बात तो रशिया ने डायरेक्ट ये डिसरिस्पेक्ट दिखाई इजराइल को। उसके अलावा अलग से एक वीडियो है, वहां पर रशिया के एम्बेसडर ओपनली कह रहे हैं कि सिंस इजराइल ने यूएन का एक रेजोल्यूशन तोड़ा है, तो उसके रिस्पॉन्स में ना सिर्फ रशिया को, ये कह रहे हैं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को सैंक्शंस लगाने चाहिए इजराइल पर। अब यहाँ पे आप पूछोगे, मगर ये कौन सा रेजोल्यूशन है जो इजराइल ने तोड़ दिया, जिसको लेकर रशिया का भी गुस्सा है? देखिए, रमज़ान का जो महीना चल रहा था ना, उस टाइम के लिए यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि इजराइल सीज फायर मेंटेन करेगा। इजराइल एटलीस्ट रमज़ान के महीने में तो गाजा पे अटैक नहीं करेगा। इजराइल ने इस रेजोल्यूशन की धज्जियां उड़ा दी, जम के अटैक किया गाजा पे। तो अब उसके रिस्पांस में ये रशिया यहां पर कह रहा है कि सिंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 2728 को वायलेट किया गया है, तो इजराइल पे सैंक्शंस लगाओ ना। आप अगर एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचकर देखें ना, रशिया गलत नहीं कह रहा। आपको कहीं ना कहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना होगा। नहीं तो अगर कोई कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को फॉलो ही नहीं करेगा, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देगा, तो फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब क्या है? ये पावरलेस ग्रुप है। यहाँ पे हम लोग परमानेंट सीट के लिए क्यों भागे फिर? मगर जो एक्चुअल जियोपॉलिटिकल रीजन है रशिया के गुस्से का, ये एक्चुअली रमजान के महीने में जो इजराइल ने किया है, सिर्फ वो नहीं है। मेन देखो, रशिया बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इजराइल के एक्शंस को लेकर अगेंस्ट ईरान। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, एक बात बताइए सर, ये एक बहुत ज़्यादा नेचुरल बात नहीं है कि अगर इजराइल ईरान को अटैक करता है, यूएस इन्वॉल्व हो जाता है, तो रशिया को एक्चुअली इससे एडवांटेज मिलता है। रशिया यूक्रेन पर अपना आक्रमण और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। मगर इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं हुआ। यूएसए ने अपनी पॉलिसी क्लियर कट दुनिया के सामने रखी, इजराइल को भी बता दी कि ईरान से हम युद्ध नहीं चाहते। यहां पर मैं कहूंगा, देखो, यूएसए के पॉलिसी मेकर्स ने एक स्मार्ट मूव दिखाया। अगर वो इमोशनल होकर कह देते इजराइल को कि आप आक्रमण करो तेहरान पे, हम आपके पीछे खड़े हैं, तो एक बार को यूएस उलझ जाता। ये ऑब्वियसली रशिया के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता अगर ईरान यूएसए को उलझा देता एक बड़ी वॉर में। बट सिंस यूएसए ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम ईरान के साथ वॉर में नहीं उलझेंगे, तो उससे इन दी एंड हो क्या रहा था कि इजराइल सिर्फ रशिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र मुल्क कंट्री ईरान, इसको उलझा रहा था। ईरान एक ऐसा कंट्री जो लगातार ड्रोन सप्लाई कर रहा है रशिया को, मिसाइल सप्लाई कर रहा है। आप खुद ही सोच सकते हैं, इजराइल की वजह से ईरान को अपने सारे वेपन्स अपने पास ही रखने पड़ेंगे अब, क्योंकि इनको पता नहीं है कि कब इजराइल कोई बड़ा अटैक कर दे, कब जो इनके सारे ड्रोन्स हैं, ये जो मिसाइल्स हैं, इनकी आवश्यकता पड़ जाए इनको।
तो ये सब रशिया के लिए फ्रस्ट्रेटिंग है। जो वेपन्स इनको ईरान से पहले आराम से आ रहे थे, अब इजराइल के इशू की वजह से ईरान रशिया को नहीं भेजेगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि यूएसए को भी उलझाया जा रहा है, यूएसए अभी भी यूक्रेन पर ही फोकस कर रहा है। तो इसलिए देखिए रशिया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और रशिया नहीं चाहता था कि एक वॉर स्टार्ट हो जाए बिटवीन इजराइल एंड ईरान, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में रशिया को ही नुकसान होगा। और जो मैंने आपको बात बताई है इसके बारे में आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे, CNN में, BBC में, इवन मैं देख रहा था जापानीज मीडिया में, इंडियन मीडिया में भी कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ने इस पर लिखा है कि ईरान और इजराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बैड न्यूज़ है फॉर रशिया। मॉस्को डिपेंडेंट है तेहरान पर फॉर ड्रोन्स। तो देखो आने वाले समय में होने क्या वाला है कि अगर इजराइल उलझा के रखता है ईरान को एक वॉर में, आई मीन उलझाना भी क्या, जो इजराइल ने करना था वो कर दिया। मैं नहीं मानता कि आने वाले 6 महीने तक ईरान अपने अलर्ट लेवल को कम करने वाला है। ये इनके यहाँ कंप्लीट अलर्टनेस रहेगी। अभी रिसेंटली हमने देखा इस्फहान में भी ब्लास्ट हुए हैं। तो ईरान बिल्कुल अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल्स को अपने पास रखेगा। रशिया को ये कुछ नहीं भेजने वाले। रशिया को ये सिंपली ये कह देंगे कि तुम तो सिर्फ यूक्रेन से जूझ रहे हो, हमारे पीछे इजराइल पड़ा है, यूएसए भी हो सकता है कि कल को अटैक कर दे, तो हमें तो अपने ड्रोन चाहिए, अपने मिसाइल चाहिए, वी कैन नॉट हेल्प यू। इवन दो इजराइल चाहे कुछ ना करे, मगर जो डर आज के समय बैठ गया होगा इजराइल की लीडरशिप में, उसकी वजह से ये वेपन्स इन द फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसके रिजल्ट में आप क्या देखोगे, रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर देगा। और मैं आपको बता दूं फ्यूचर में बहुत सारे रेजोल्यूशंस पॉसिबल है कि रशिया चाइना दोनों टेबल करे इजराइल के अगेंस्ट। इंडिया मैं इमेजिन कर पा रहा हूं उस पर्टिकुलर केस में सिर्फ एब्सटेन एंड चिली करेगा। लगता नहीं है कि हम इधर रशिया या इजराइल का सपोर्ट ओपनली कर पाएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। इंडिया यहाँ पे एब्सटेन ही करेगा और हमारी कोशिश यही होगी कि अपने रिलेशंस हम बैलेंस करके चले बिटवीन रशिया एंड इजराइल, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं ये बुरी तरीके से खराब होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि लॉन्ग टर्म में आज से कई सालों बाद आप किस कंट्री को एक ज्यादा वैल्यूएबल पार्टनर मानते हैं इंडिया का, रशिया या फिर इजराइल? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सिंस लाखों लोग वीडियो देखते हैं, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। शेयर करिएगा इसके बारे में अपने थॉट्स। और फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसे G7 कंट्रीज ने ओपनली क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना करी है, क्योंकि ये देश खुलकर रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री की मदद कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सीरिया, चाइना, वियतनाम या सर्बिया। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। आंसर करिए इसका कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर देंगे उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के UPSC कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी IQ की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप UPSC कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी IQ। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी IQ। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी IQ उठाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए बुक्स आपको दी जाती हैं बाय स्टडी IQ, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर UPSC प्रेपरेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। Three, 2, 1 and live। दीपांकर सान्याल ने नेशनल टेलीविजन पे सीना ठोक के मुझे टेररिस्ट कहा, मुझे जेल भेजा है। अब मेरी बात, ये स्टोरी दीपांकर सान्याल को डिस्ट्रॉय कर देगी। न्यूज बोरिंग होती है, मैं कहानियां बनाता हूँ।
खबर को पहले पकाइए, उसके बाद परोसिए। क्या हम यहाँ पे कोई मसाला मूवी बना रहे हैं? हमारा काम सच बोलना है। अगर आज सरकार के पास ऑपरेशन अम्ब्रेला होता तो हम नक्सल गतिविधियों पे नजर रख सकते थे। ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन अम्ब्रेला हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डेटा डाल भी सकता है। अगर सरकार ने तय कर लिया कि आपको जेल भेजना है, तो फिर आपके कंप्यूटर में पुलिस को सबूत मिल ही जाएंगे। सरकार गिराना चाहती है। पूरा का पूरा सिस्टम गंदा हो चुका है और अगर मुझे इस सिस्टम को साफ करना है तो हाथ भी गंदे करने पड़ेंगे। जोश मेरा चैनल है। बिकॉज ऑफ जोश आई लॉस्ट माय फैमिली। और ये सब खो देने के बाद आई जस्ट कांट लूज जोश। तुम्हें डायरेक्ट फाइट चाहिए, 1-on-1। दीपांकर वर्सेस राधा। I'm दीपांकर सान्याल। I'll fucking destroy you. राधा भार्गव किसी से नहीं डरती है, समझ लो ये बात। राधा अपनी ऑब्जेक्टिविटी खो चुकी है पंकज। When the fuck will you get it, अमीना? राधा, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ ये सोच के कभी जर्नलिज्म मत करना, बल्कि ये सोच के करना कि क्या सब सही करने के लिए तुम जर्नलिज्म में आई थी। आज हमें कुछ ऐसा मिला है जो इस देश को सुपर पावर बना देगा। This is explosive. आपको मुझे पिछली बार सब सच बोल देना चाहिए था। स्टोरी बहुत बड़ी है। You have to prep for it. ये लोग बहुत डेंजरस है। हाँ, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। ये स्टोरी राधा भार्गव ही करेगी। स्टोरी मैं करूंगा। राधा भार्गव आज रात मरने वाली है। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ईरान इजराइल दोनों जंग के मुहाने पर खड़े हैं। इजराइल बदला लेने की बात कर रहा है, उसने ईरान को धमकी भी दी है। इन सब के बीच एक चिट्ठी की खूब चर्चा हो रही है। ये चिट्ठी इजराइल के विदेश मंत्री ने 32 देशों को लिखी है। इसमें ईरान के एक सैन्य गुट को आतंकवादी संगठन घोषित करने की गुजारिश की गई है। ये कोई ऐसा वैसा गुट नहीं है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर का खासम खास है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC की। IRGC की स्थापना 1979 में हुई थी इस्लामी क्रांति की रक्षा के लिए, मगर समय के साथ वो इतनी बड़ी हो गई कि ईरान की रेगुलर आर्मी कमज़ोर पड़ने लगी। आज के समय में IRGC के पास अपनी थल सेना है, वायु सेना और नौसेना है। विदेशों में ऑपरेशंस चलाने के लिए अलग फोर्स है। राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर विदेश नीति डिसाइड करने तक में उसकी भूमिका है। ये लिखित कानून और संविधान से ऊपर है। IRGC की ताकत एक सिंपल उदाहरण से समझिए। जब इजराइल पर अटैक का फैसला किया जाना था तब ईरान ने अपनी रेगुलर आर्मी को नहीं चुना, बल्कि इसकी जिम्मेदारी IRGC को दी। अब अगर इजराइल काउंटर अटैक या सीधी जंग शुरू करता है तभी IRGC फ्रंट पर होगी। ये जब होगा तब होगा। अभी इतना तो तय है कि IRGC और उसके कमांडर्स इजराइल की हिट लिस्ट में आ चुके हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे IRGC की पूरी कहानी क्या है, IRGC बनाने के पीछे का मकसद क्या था और IRGC ईरान की रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर कैसे बनी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात IRGC की। साल 1941 में मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने ईरान की सत्ता संभाली। वो ईरान को आधुनिक बनाना चाहते थे। उनकी छवि ईरान में एक लिबरल नेता की थी, मगर इस चेहरे में दूसरा चेहरा भी छिपा था। शाह अमेरिका के करीबी थे, सस्ते दामों पर उसे तेल बेच रहे थे। देश के आर्थिक हालात सही नहीं थे। आर्थिक मोर्चे पर कमज़ोर होने की वजह से उनका देश में विरोध बढ़ने लगा। शाह धर्म और शासन को अलग रखने की बात करते। वो हिजाब विरोधी थे।
इसलिए धार्मिक नेताओं के निशाने पर रहते थे। इन्हीं धार्मिक नेताओं में से एक थे अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। शाह की नीतियों के खिलाफ झंडा बुलंद किया हुआ था, इसलिए उनको आम जनता का समर्थन मिला, उनकी लोकप्रियता बढ़ी। शाह को अपनी कुर्सी पर खतरा महसूस हुआ, सो उन्होंने खुमैनी को देश निकाला दे दिया। लेकिन उनके लेख और भाषण अभी भी ईरान पहुंच रहे थे, जिसके चलते शाह के खिलाफ देश में माहौल बनता गया। 1 फरवरी 1979 को खुमैनी 14 साल बाद देश वापस लौटे। उन्होंने इस्लामी गणतंत्र की स्थापना की। शाह और उनकी पत्नी ईरान छोड़कर चले गए, लेकिन ईरानी सेना के कई अफसर अभी भी शाह के वफादार बने हुए थे। खुमैनी को डर था आगे जाकर फौज कहीं बगावत ना कर दे, इसलिए उसी साल मई में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC की स्थापना की गई। IRGC को इस्लाम के सिपाही का खिताब मिला। उस वक्त खुमैनी ने IRGC के अफसरों से कहा था, आप जहां भी रहें अपने अहंकार को पनपने ना दें, शैतान से अपने आप को बचाएं। शुरुआती दौर में IRGC के 3 बड़े मकसद थे: इस्लामी क्रांति की रक्षा, ईरान की संप्रभुता की सुरक्षा और तख्ता पलट की साजिशों से बचाना। स्थापना के तुरंत बाद ही IRGC को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया। दरअसल 1980 का दशक ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए उथल पुथल से भरा हुआ था। ईरान में हुई क्रांति के 4 महीने बाद इराक में तख्ता पलट हो गया। वहाँ सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बना। सद्दाम सुन्नी था। ईरान में शिया मुस्लिमों ने क्रांति की थी। सद्दाम को डर हुआ कि इस क्रांति की आग इराक के शिया मुस्लिमों तक भी पहुंच सकती है, इससे उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती। इसी डर में उसने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम लड़ाई को हफ्तों में खत्म करना चाहता था, लेकिन ईरान ने करारा जवाब दिया। इस वजह से लड़ाई खिंचती चली गई। इराक ईरान युद्ध अगस्त 1988 तक चला। अंतिम तक लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल सका। आखिरकार इराक को पीछे हटना पड़ा। अमेरिकी मदद के बावजूद इराक मन माफिक नतीजा हासिल नहीं कर पाया, इसलिए इसको ईरान के लिए मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत माना गया। इसका श्रेय मिला IRGC को। उसने अपनी बेहतर स्ट्रैटेजी से इराक के कई हमलों को विफल किया, सद्दाम के विरोधी गुटों को अपने साथ लिया, अपने खुफिया तंत्र की मदद से पहले ही दुश्मन की चाल पता कर लेते थे। इस काम में IRGC की 4 यूनिट्स लगी हुई थी: इस्लामिक लिबरेशन मूवमेंट्स यूनिट, इरेगुलर वॉरफेयर हेडक्वार्टर्स, लेबनान गार्ड और रमजान हेडक्वार्टर्स। युद्ध खत्म होने के बाद ईरान की सेना में फेरबदल हुआ। ढीले पुर्जों को टाइट किया जाने लगा। इसी क्रम में 4 यूनिट्स का कुद्स फोर्स में विलय कर दिया गया। तब से कुद्स फोर्स ईरान से बाहर के खुफिया ऑपरेशंस को लीड करने लगी। कुद्स का अर्थ होता है पवित्र। इस फोर्स का एक मकसद जेरूसलम को आज़ाद करवा के मुस्लिमों को सौंपना है, इसलिए कुद्स फोर्स को जेरूसलम फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। IRGC की 8 शाखाएं हैं। कुद्स फोर्स के अलावा बाकी की 7 शाखाएं रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ को रिपोर्ट करती हैं। कुद्स फोर्स एक पैरेलल स्ट्रक्चर में काम करती है। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेह है। कुद्स फोर्स IRGC की सबसे ताकतवर यूनिट है। प्रदेशों में हत्या, बमबारी, प्रॉक्सी गुटों से डीलिंग तक में इस यूनिट का नाम सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब उन्होंने आरोप लगाया था कि कुद्स फोर्स ने इराक में 2003 से 2008 के बीच 600 से अधिक अमेरिकी सैनिकों की हत्या की। सीरिया के सिविल वॉर में कुद्स फोर्स लड़ रही है। लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूती को हथियार और ट्रेनिंग कुद्स फोर्स ही देती है। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ था। इसमें कुद्स फोर्स के 7 बड़े अफसर मारे गए थे। उसके बाद ही ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी और बदला लिया भी था। ये है कुद्स फोर्स की अहमियत ईरान में। अब सवाल ये आता है कि IRGC की बाकी यूनिट्स में क्या होता है। ग्राउंड फोर्स, ये थल सेना है, इसमें ग्राउंड ट्रूप्स को रखा गया है। एरोस्पेस फोर्स IRGC की वायुसेना है। नेवी समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। सिक्योरिटी फोर्स, इंटेलिजेंस फोर्स, काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स और बासिज फोर्स। बासिज एक फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है लोगों को एकजुट करना। बासिज फोर्स ईरान के अंदर असंतोष या विद्रोह को दबाने का काम करती है। इस पर चुनावों में फर्जीवाड़े करवाने के आरोप भी लगते रहते हैं। बासिज फोर्स का दावा है कि वो जरूरत पड़ने पर 6 लाख लड़ाकों को तैयार कर सकती है। कितनी ताकतवर है IRGC? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के मुताबिक IRGC के पास लगभग 2,30,000 प्रशिक्षित सैनिक हैं। ये रेगुलर आर्मी से आधी से भी कम है। फिर भी IRGC अधिकार के मामले में रेगुलर आर्मी से आगे है। इसकी सेना ईरान के 31 प्रांतों में तैनात रहती है। IRGC ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम भी चलाती है। IRGC ने अपना बड़ा कारोबारी साम्राज्य भी खड़ा किया हुआ है, जिसमें डिफेंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। माना जाता है ईरान की अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी 1/3 के करीब है। आज की तारीख में ईरान के कई एयरपोर्ट्स IRGC चलाती है। ज़्यादातर सरकारी कंस्ट्रक्शन के ठेके IRGC की कंपनियों को मिलते हैं। इसकी तुलना कभी कभी रूस की खुफिया एजेंसी KGB और पाकिस्तानी सेना से भी की जाती है। IRGC के अब तक 13 कमांडर इन चीफ हो चुके हैं।
फिलहाल हुसैन सलामी के पास IRGC की कमान है। IRGC का राजनीति में भी अच्छा खासा दखल है। ईरान के कई राष्ट्रपतियों के करियर की शुरुआत IRGC से हुई। IRGC के कमांडर्स को सरकार में निर्णायक पदों पर नियुक्तियां भी मिली। कहा जाता है IRGC ऐसे किसी कैंडिडेट को चुनाव नहीं जीतने देती जो सुप्रीम लीडर के साथ तालमेल बनाकर नहीं चलते। ये तो हो गई IRGC की बेसिक कहानी। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं। हमने इस मामले को विस्तार से समझने के लिए वेस्ट एशिया मामलों के एक्सपर्ट कमर आगा से बात की। उनसे पूछा, IRGC को रेगुलर आर्मी से ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। इसका काम घर से लेकर विदेश तक में फैला हुआ है। ये सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। ईरान में IRGC की ताकत को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या इसको मिलिट्री स्टेट का उदाहरण कहा जा सकता है? और IRGC इस मुकाम तक कैसे पहुंची? 50s में, अर्ली 50s में, 1950s में, 53 में, जब वहाँ के ऊपर एक पॉपुलर गवर्नमेंट पावर में आई इलेक्शन के थ्रू, जिबे मिल्ली पार्टी की, नेशनल फ्रंट की, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे मुसद्दिक। तो मुसद्दिक ने नेशनलिस्ट एजेंडा अडॉप्ट किया और अमेरिका के विरुद्ध उन्हीं ने काम करना शुरू किया। यानी तेल को नेशनलाइज किया, एंग्लो अमेरिकन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। एंग्लो ब्रिटिश थी उस जमाने में। ये इस तरह के कई स्टेप्स जो लिए उन्हीं ने, जिससे कि बहुत चिंता हुई वहाँ पे। इसी के उनके इस स्टेप के बाद फिर सऊदी अरेबिया और कुवैत सभी ने अपनी अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने लगे वो लोग, अरामको और इस तरीके से बड़ी बड़ी। तो ये था, लेकिन ये था कि उसके कुछ समय के बाद आर्मी ने वहाँ दोबारा कू किया, शाह को वापस ले आई। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन जब आ गया तो उनको इस बात का डर था कि अगर आर्मी रहेगी ये तो दोबारा अमेरिकन बैकडोर से आर्मी की मदद से आर्मी को करके पावर में आ जाएगी। तो उन्हीं ने ये बेसिकली सिपह पासदारान इनकलाब इस्लामी कहलाती है। ये फोर्स जो बनी, इसका काम ही मेजर है इस्लामिक रेवोल्यूशन जो था, इस्लामिक रिपब्लिक की मुहाफिज यानी प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करना, इसका मेन काम ये है। और ये काफ़ी आइडियोलॉजिकली भी कमिटेड है इस्लामिक रेवोल्यूशन से, और बाय ट्रेनिंग। और ये लोग जो हैं ये इसमें ये हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ है बसीज कहलाती है, एक मलेशिया है, बहुत बड़ी मलेशिया। ये वॉलंटरी फोर्स है जो भी यही काम करती है। उसका काम ये है कि अगर कोई डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं या कोई इस तरह के, या रिवोल्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ वो काम। समय के साथ IRGC के मकसद, कार्यशैली और पावर स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आए हैं? बदलाव तो वक्त के साथ सब जगह आता है। बहुत पावरफुल ग्रुप हो गया है ये। बदलाव इस तरह से आया है कि अब इनका रोल बढ़ता चला जा रहा है। मिसाइल प्रोग्राम, फिर उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोग्राम, सेल्फ सफिशिएंसी भी गेन करते चले जा रहे हैं। और ये है कि इसका जो हेड होता है वो सुप्रीम लीडर ही के अंडर में कमांड इसकी होती है। और फिर ये भी है कि खतरा ईरान को हमेशा बना रहता है। हमेशा सैंक्शंस लगे हुए हैं। अमेरिकन जो हैं वो रिजीम के खिलाफ हैं। अमेरिकन पॉलिसी ये है कि उस क्षेत्र में कोई भी रिजीम जो होती है, अगर अमेरिकन पॉलिसी को के विरुद्ध काम करती है तो उसको उसके ऊपर वो सैंक्शंस लगा देते हैं, वीक करते हैं। फिर उसके बाद रिजीम चेंज की बात होती है। तो ईरान में भी रिजीम चेंज की पॉलिसी है। बात तो नहीं करते अब अमेरिकन, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो वही है। IRGC ने मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभुत्व बढ़ाने में किस तरह मदद की है? एक्सपर्ट से ये भी समझते हैं। पुरानी हिस्ट्री रही है कूस की, कू होते रहते थे। और फिर ये भी था कि ईरान में, मैंने पहले ही आपको बताया, शाह के पीरियड में जिस तरीके से वो कू के बारे में पूरी डिटेल है, अमेरिका की मदद से हुआ था। तो ये था कि इनको डर लगा रहता था कि रेगुलर आर्मी अगर बनती है तो वो किसी न किसी स्टेज पे कू भी कर सकती है। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्हीं ने सिपह बनाए। रेगुलर आर्मी जो है वो आइडियोलॉजिकली नहीं कमिटेड, वो कमिटेड है देश के लिए कि इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए। ये फोर्स जो है, जो बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है कि
ये सिपाही पासदारान या इनकलाब इस्लामी, यानी इनकलाब इस्लामी जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशन ही को प्रोटेक्ट करना, उसको बनाए रखना, उसको जहाँ जहाँ से खतरा हो, उसको खतरा अगर है इस समय अगर अमेरिकन इजरायली अटैक करते हैं ईरान के ऊपर और ईरान को ध्वस्त करते हैं या रिजीम चेंज करते हैं, तो उसके साथ साथ इस्लामिक रेवोल्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग लड़ेंगे। और फिर ये भी है कि एक तरफ तो कू नहीं होने देते, दूसरी तरफ बाहर से जो खतरे आ रहे हैं उनको रोकना, फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को प्रोटेक्ट करना, और अगर फिर इस तरह के इनके रोल जो है काफ़ी बड़े हुए नजर आते हैं। 2019 में अमेरिका ने IRGC को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया था। कई और देशों ने भी IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। 13 अप्रैल के हमले के बाद इजराइल इस गुट को बैन कराने की कोशिश कर रहा है। क्या IRGC पर पश्चिमी देशों या इजराइल के सहयोगियों के प्रतिबंध का कोई असर होगा? ईरान के ऊपर ऑलरेडी इतने सैंक्शंस हैं, इतने चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद मुल्क तो चल ही रहा है, तरक्की भी कर रहा है इकोनॉमिकली भी, और हालांकि इकोनॉमी उसकी काफ़ी कमज़ोर है अभी भी, लेकिन ये है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट पेस पे उनके यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ये भी है कि उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत थ्राइविंग है, मिसाइल प्रोग्राम जो उन्होंने डेवलप किया उसकी सभी कमाल का है, बहुत ही एक्यूरेसी है उसके अंदर। हमने देखा जो अभी डिमॉन्स्ट्रेशन इजराइल में उन्होंने किया, या उससे पहले जब अमेरिकन बेस के ऊपर इराक में जब अटैक किया था कासिम सुलेमानी के मरने के बाद, पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी। फिर उसके अलावा तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ ये डेवलप भी हो रहे हैं, आतंकवादी घोषित कर भी देते हैं। क्या करना होगा, ईरान तो पहले ही काफ़ी आइसोलेटेड है, ख़ासतौर से जो पश्चिमी देश हैं उनसे, लेकिन उस आइसोलेशन से मुझे नहीं लगता कि ईरान बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि ईरान ने अपने एलाइज भी बना रखे हैं, उसके बहुत अच्छे संबंध रशिया से भी हैं, चाइना से भी हैं। फिर उसके अलावा ये है कि उसको ब्रिक्स का एक में भी काफ़ी बड़ा रोल वो प्ले करने लगे हैं, SCO में भी हैं, अफ्रीकन देशों से भी उसने अच्छे संबंध बना लिए हैं, एशिया भारत से भी उसके ठीक ठाक संबंध हैं। उन्हीं ने अपने को पश्चिमी देश भला आइसोलेट कर दिए। और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये 32 देश ज़्यादातर इसको इजराइल के कहने से आतंकवादी घोषित कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी अमेरिका इसको घोषित कर चुका है, स्वीडन ने भी किया है, बहरीन ने भी किया है, और कुछ और देश हैं जिन्होंने किया है। और पश्चिमी देश अगर करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इजराइल की बात तो अलग है, लेकिन जो ईरान की पॉलिसी है वो पूरी इस समय जो गवर्नमेंट है वो हमेशा दूसरी तरफ देखती है, ईस्ट की तरफ देखती है, वो इसको यूरोप की तरफ नहीं देख रहे हैं। उनकी जो पॉलिसी है वो लुक ईस्ट पॉलिसी है। अब इजराइल ईरान संघर्ष से जुड़े अपडेट्स भी जान लेते हैं। पहला अपडेट ईरान से आया है। 17 अप्रैल को ईरान में एक मिलिट्री परेड का आयोजन हुआ। इसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी हिस्सा लिया। अपने भाषण में रईसी ने कहा कि अगर इजराइल ने थोड़ा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना होगा। بارها اعلام شده از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با آنها خواهد شد. حقیقتاً وعده صادق هیمنه رژیم صهیونیستی رو فرو ریخت. दूसरा अपडेट ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 17 अप्रैल को इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात की। बाद में उन्होंने बताया कि इजराइल ने ईरान को जवाब देने का मन बना लिया है। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमला ऐसा हो जिससे संघर्ष का दायरा ना बढ़े। तीसरा अपडेट लेबनान से है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। 16 अप्रैल को इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स को मार गिराया था। 17 अप्रैल को उसने उत्तरी इजराइल में कम्युनिटी सेंटर पर हमला किया। कहा कि हम इजराइल से बदला ले रहे हैं। इसमें 18 लोगों के घायल होने की खबर है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।
ചക്രവർത്തിയുണ്ടായിരുന്നു, സാമ്രാട്ട് അശോകൻ. ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കളങ്കമായി തീർന്നതായിരുന്നു കലിംഗ യുദ്ധം. ആ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ പശ്ചാത്താപത്തിൽ നിന്നുയർന്നു വന്നത് ഒരു ദേവരഹസ്യമായിരുന്നു. അത് മനുഷ്യനെ ദൈവമാക്കി മാറ്റിയ 9 ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അപാരജ്ഞാനം. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത 9 യോദ്ധാക്കളുടെ നിയമനം. ആ ജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ട ഒരു ഗ്രഹണം. ആ ഗ്രഹണത്തെ തടയുവാനായി ഉണ്ടായ ജനനം. ഇത് കാലങ്ങളോളം തുടരുന്ന മഹായുദ്ധം. നിങ്ങൾക്കും വേണോ ഫൺ? മാംഗോ ഫ്രൂട്ടി ഫ്രഷ് एंड जूसी, ഒത്തിരി ഫൺ. और अब बात इजराइल और ईरान के बीच पैदा हुए तनाव की करते हैं। इजराइल ने बदले की कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है और इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है और साथ ही तेहरान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खाली करवाया गया है। ईरान के इस्फहान में हुए कई धमाके जो है वहां पर हुए। अमेरिका ने कहा कि इजराइल ने कई मिसाइलें दागी हैं, तेहरान का एयर स्पेस बंद किया गया है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं क्या स्थिति वहां पर फिलहाल है। उमा, अब तक जो है ईरान नकारता रहा था इस बात को कि हमला उनके ऊपर किसी तरह का किया गया है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें यहां पर एयरपोर्ट तक बंद करने की बात है। क्या हालात वहां पर फिलहाल जो है नजर आ रहे हैं? जी देखिए, अल सुबह जब ये जानकारी आई कि ईरान में धमाका हुआ है, उसके बाद ये भी जानकारी आई कि इजराइल की तरफ से बड़ा एक जो है हमला वो किया गया है और इस तरह की रिपोर्ट जो है वो अमेरिकी मीडिया के हवाले से आई और अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी अधिकारियों को कोट किया। आधिकारिक तौर पे ना तो अमेरिका ने, ना ही इजराइल ने और ना ही ईरान ने इस बात को कहा है कि इजराइल का ईरान पर हमला हुआ है। तो फिर सवाल है कि आखिरकार जो धमाके हुए वो किस तरीके के धमाके थे और क्यों फिर ये जो बात है वो इतनी तूल पकड़ गई। ईरान की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कि उसके ऊपर जो है वो बाहर से अटैक तो हुआ, लेकिन वो अटैक जो था उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया और जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया और जो इंटरसेप्शन हुआ उसमें जो भी ड्रोन आ रहे थे, एक तो मिसाइल की बात से इनकार किया गया है ईरान की तरफ से कि उस पर मिसाइल हमला हुआ है, तो जो ड्रोन हमले की जो बात है उन ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया और ईरान का कहना है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और इस बाबत कई तस्वीर भी जारी की गई है ईरान मीडिया में, जिसमें ख़ासतौर पे जो इस्फहान शहर है वहाँ पर नॉर्मल जो आवाजाही है वो दिखाई गई है, क्योंकि वहीं के सैन्य अड्डे पर हमले की जो जानकारी है वो आई थी। तो अब ये भी माना जा रहा है कि ईरान जानबूझकर इसको डाउन प्ले कर रहा है और वो इसलिए क्योंकि ईरान ने ये कहा था कि 13 अप्रैल के हमले के बाद अगर इजराइल हमला करेगा तो वो 10 गुनी ताकत के साथ इजराइल पर हमले करेगा और युद्ध जो है वो किसी भी देश के हित में नहीं है। अमेरिका का दबाव भी इजराइल पर है और ईरान पर भी है कि वो एस्केलेट ना करे और अगर ये करता है तो अमेरिका को भी कूदना पड़ेगा। तो तमाम बातें इस ओर इशारा करती है कि इजराइल ने 13 अप्रैल के हमले का बदला लेने के लिए अपनी तरफ से एक हमला तो किया, लेकिन उसका जो पोटेंशियल था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था और ईरान
ने उसको रोक लिया, क्योंकि ये भी जानकारी आई कि अमेरिका को 24 से 48 घंटे पहले इजराइल की तरफ से सूचना दी गई थी कि वो हमले करेगा। तो कुल मिलाकर एक हमला हुआ है, ईरान की तरफ से उसे नकारने की कोशिश हुई है और इस सब के बीच यही माना जा रहा है कि तनाव न बढ़े, इसलिए हर देश अपनी अपनी कुव्वत में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो तनाव ना बढ़े है, इसको लेकर हर देश अपनी तरफ से जो है वो बयान जो है अपनी तरह के दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ईरान से जो खबर आई है, हालांकि ईरान मिसाइल हमले की बात को नकारता रहा है, लेकिन ड्रोन की बात जो है उनको रोकने की उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन स्थिति यहाँ पर फिलहाल तनावपूर्ण ही नजर जो है वो आ रही है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ഇത് ഇദ്ദേഹം വാങ്ങി വന്നതാ ഈ വീടിന്റെ ഇന്റീരിയറിന്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയാതെ ഒരു AC വാങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്കൊന്നും കാണാൻ വയ്യ. ഹലോ ലോയിഡ്, ടേൺ ഓൺ AC. ഹേ ലോയിഡ്, ടെൽ ഹിം ഇറ്റ്സ് ഓസം. തന്റെ ഇന്റീരിയറിനോട് ചേരുന്നത്. തന്റെ മൂഡിപ്പോ ലൈറ്റായി. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് മൂഡ് ലൈറ്റിംഗ് ആവാം. India's first designer AC range from Lloyd with mood